वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंपनी लॉस का यूनिट नंबर 1 लेसन 1 इंट्रोडक्शन। और ये वीडियो पार्ट होने वाली है गारंटी सीरीज़ का। और गारंटी सीरीज़ में हम लोग 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि पिछले 10 साल में एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनीज। डिफाइन द वर्ड कंपनी एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 2 क्लास 20। ठीक है। Company law, Companies Act 2013 defines company as a company incorporated under this act. This act मतलब Companies Act 2013 और any other previous company law. प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कि इससे पहले कंपनीज लॉ 1956 था, उससे पहले 1913 था। अगर उनमें कोई कंपनी लिस्ट इनकॉर्पोरेटेड है तो भी उसको कंपनी माना जाएगा एज पर सेक्शन 2 क्लास 20। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सटेंट क्या होता है। कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लास 20, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एंड स्टेट्यूटरी कंपनीज अनलेस इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल एक्ट। इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल एक्ट मतलब कि ऐसी कंपनीज जिनके लिए कोई एक स्पेशल लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, वो कंपनी जो है वो उसी स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होगी, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाकी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द कंपनी में बात करें तो मैंने एक निमोनिक निकाला है जिसको बोला जाता है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक आप याद रखोगे तो एक एक इंटरनल पॉइंट को आप लिख पाओगे। सबसे पहले पी। पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी नेवर डाइज एक्सेप्ट इट कैन बी ब्रॉट टू एन एंड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ कॉल्ड द वाइंडिंग अप। देखिए कंपनी को अलाइव कैसे किया जाता है, कंपनी को बनाते कैसे हैं, इनकॉर्पोरेट करके। इनकॉर्पोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो जब बनाते हो आप लोग इनकॉर्पोरेट करके प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हो, तो बंद करने के लिए भी आपको प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। इसके बाद आ जाता है इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन इट्स ऑल इट्स मेंबर डाई। लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी, लूनेसी और डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है जिसमें एक कार बनी रहती है, एक कार है मान लेते हैं, इसमें सारे के सारे डायरेक्टर्स बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कार का हो जाता है एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में सारे के सारे डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। तो ये पूछा जाता है कि क्या कंपनी बंद हो जाएगी। तो जी नहीं सर, परपेचुअल सक्सेशन फॉलो होता है। इसका मतलब ये कि कंपनी के डायरेक्टर्स अगर नहीं है तो कंपनी जो है दोबारा से उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा और कंपनी चलती रहेगी। किसी डायरेक्टर्स के आने या जाने से या सभी डायरेक्टर्स के आने या जाने से कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड होती है। कंपनी सिर्फ तभी बंद होगी जब उसको वाइंड अप किया जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं। कंपनी में इधर भी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए लिमिटेड कंपनी में दो पार्ट होते हैं, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। इफ इट इज अ लिमिटेड बाय शेयर्स देन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। मतलब ये कि लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करें तो अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी जो अनपेड अमाउंट होता है शेयर्स का वो शेयर होल्डर से मंगवा सकती है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स लाइबल होते हैं पे करने के लिए जितना उनका अनपेड अमाउंट होता है। इसके बाद बात करते हैं इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी देन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड ओनली टू द सच अमाउंट एज द इंडिविजुअल हैज एग्रीड टू पे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लोगों ने एग्री कर रखा है कंपनीज को कि जब कंपनी बंद होगी या लिक्विडेट होगी तो हम सो एंड सो सर्टेन अमाउंट कंपनी को पे करेंगे। तो वो होता है लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कि शेयर होल्डर्स ने अपनी गारंटी दे रखी है कि हम लोग इतने अमाउंट पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर सी। PLA। ए मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब इसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। इट इज़ अ लीगल पर्सन बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। इट कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन बाय अ नेचुरल पर्सन। मतलब ये कि a company can enter into a contract, can purchase or sell assets, can be fined, can file a suit, on and so on. The company, through its board of directors, is elected by its shareholders. Shareholders जो होते हैं वो board of directors को अपॉइंट करते हैं जो इनकी कंपनीज को चलाते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कि कंपनी भी एक नेचुरल पर्सन की तरह होती है और उसके जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो भी अलग से नेचुरल पर्सन तो वो होते हैं, कंपनी भी नेचुरल पर्सन होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेपरेट ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी। अ कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी in is in its own name and managed and controlled by it. As such, property of the company
is in own property and the members have no insurable interest in it. Members thus cannot get insurance claim of the company's property. मतलब जो कंपनी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो वो मेंबर्स को नहीं मिलेगा, वो कंपनी के नाम पे आएगा तो कंपनी को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टी। टी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी वेयर एज नॉट सो इन द प्राइवेट कंपनी। जब हम लोग टाइप ऑफ कंपनीज में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। हर एक चैप्टर के लिए मैं इस तरीके से कवरेज लेके आऊँगा ताकि आप लोग इस सीरीज़ को 2 बार 3 बार देख लोगे तो आप एग्जामिनेशन एज इट इज़ जाके दे सकते हो, तो बहुत ईजिली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन। कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन which is created by registration under the relevant Companies Act. To form a public company, at least 7 members, and for forming a private company, at least 2 members are required. अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हो कम से कम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी बनाते हो आप लोग तो मिनिमम आपके पास 2 मेंबर होना चाहिए, तभी जाके आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है। कॉमन सील की बात करें, every company has its common seal which is affixed on all the important documents of the company. कंपनी के पास कॉमन सील होती है। देखिए सील क्या होता है, देखिए कंपनी के पास हाथ पैर तो होते नहीं है कि कंपनी साइन कर देगी किसी पेपर्स में। तो कंपनी के साइन करने का एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है कॉमन सील। तो वो एम्बॉस्ड होता है, हर एक पेपर पे स्टैंप लगा देते हो आप, तो उसी को बोला जाता है कॉमन सील। तो मतलब कंपनी ने साइन कर दिया। द कॉमन सील विद द नेम ऑफ द कंपनी इनग्रेव्ड इन इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्योनेट्स अ वाइडर मीनिंग देन द टर्म कंपनी। मतलब ये कि बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा टर्म है, कंपनी छोटा टर्म है। मतलब ये कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी आ जाती है। ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना कैसे। इन क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम यही होती है जो कमेंट वाले, ये हमें पता तो होता है लेकिन लिखना कैसे है वो नहीं आता। तो यही एज इट इज़ आप लोग लिख के एग्जामिनेशन में आ सकते हो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स मतलब कि इस डेफिनेशन में जितने टाइप के बॉडी कॉर्पोरेट्स दे रखे हैं सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। इनके सिमिलर जो होते हैं, सिमिलर इनके जो कंपनीज होती हैं उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, अ सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई ऑन द बिहाफ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई कर दिया कि सो एंड सो कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज दस वाइडर देन द वर्ड कंपनी एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है, बॉडी कॉर्पोरेट में आता है आप लोगों का फॉरेन कंपनी, कंपनी फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर आ जाता है पीएसयूज जैसे कि एलआईसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑल इंडियन कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। अब बात कर लेते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की। व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड और पियर्स्ड। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये डायरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, मान लेते हैं 4 डायरेक्टर्स हैं। इनके ऊपर एक चादर डली होती है। ठीक है। मतलब ये कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वही तो कंपनी को चलाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लोग कंपनी के नाम से, कंपनी के डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, कंपनी के डिसीजन सारे के सारे इन्होंने लिए उल्टे सीधे अनएथिकल डिसीजंस लिए, इन्होंने फ्रॉड किया, बाकी सब किया। किसके नाम पे किया, कंपनी के नाम से। तो इनको लग रहा था कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, डायरेक्टर सेपरेट पर्सन है, तो जब कंपनी के नाम पे हम लोग कर रहे हैं तो कंपनी का नाम से कर रहे हैं ना, तो कंपनी फंसेगी अगर कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ। तो ऐसा नहीं होता। जब कोई भी अनएथिकल या इलीगल काम होता है या फ्रॉडलेंट काम होता है तो ये जो कॉर्पोरेट व्हील होती है ना, जो एक पर्दा टाइप का रहता है, इसको हटा दिया जाता है। ये जब हट जाता है तो इसके पीछे जितने लोग फ्रॉड किए होते हैं या जितने लोग ऐसी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको पर्सनली पकड़ के उनके अगेंस्ट एक्शन किया जाता है। कंपनी के नाम पे आप फ्रॉड करके बच नहीं सकते हो। बेसिकली ये इसका एक क्रक्स होता है, एक बेसिक सा मैंने समझा दिया। अब रीड करते हैं, देखिए। कॉर्पोरेट व्हील मीन्स दैट इन द आइज ऑफ लॉ अ कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। व्हील मीन्स लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो मैंने एक कर्टेन लगाया था ना ऊपर, वो existing between the two, one company another the members। सैलोमन वर्सेस सैलोमन आप लोगों का जो एक बहुत ही फेमस केस था, इसको आप लोग कोट करके आ सकते हो एग्जामिनेशन में।
इन सम सिचुएशन कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो मेंबर्स होते हैं वो और कंपनी जो होती है वो सेम मान ली जाएगी। एग्जाम्पल, व्हेन दिस विल इज यूज्ड as a mean to commit fraud or wrong conduct, it becomes necessary for the courts to even lift or pierce the wheel। मतलब कि अगर फ्रॉड कर रहे हो या कोई अनएथिकल काम कर रहे हो तो कोर्ट जो होती है वो कॉर्पोरेट व्हील वाले कंसेप्ट को साइड में रख देती है, असली जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको पकड़ती है। एंड टू लुक टू द मेंबर्स हु आर बिहाइंड द कंपनी एंड टू होल्ड देम liable for the wrongful act of the company, lifting of corporate wheel or exceptions to the separate wheel concept are studies under the following head। हालांकि ये हेड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग इनके नाम याद रख लो, किन किन कंडीशंस में जो है वो कॉर्पोरेट व्हील इनके हेड्स जो सेपरेट लीगल एंटिटी के जो वो है एक्सेप्शंस है। सबसे पहले अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखोगे, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखोगे। इसमें आ जाता पॉइंट है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप फॉर ऑफ होल्डिंग अ सब्सिडरी कंपनी। दूसरा आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉरेन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सी हो जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। डी मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। ई फेलियर टू रिटर्न मनी। ये सब जब चीज़ें करोगे ना तो कॉर्पोरेट बिल आपकी हट जाएगी, अब जो जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनको लाइबल किया जाएगा। फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। जुडिशियल में प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमीज कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये हो जाता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है लेकिन सिटीजन नहीं होती। आपने देखा होगा कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, सेपरेट सिटीजन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीज़न ये है। अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ एंड कैन होल्ड प्रॉपर्टी, सू और गेट सूड ऑन इट्स ओन नेम। मतलब ये कि कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होती है, वो कंपनी अपने नाम की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, कोई और पर्सन जो होता है वो कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। बट लाइक नेचुरल पर्सन इट कैन नॉट बी अ सिटीजन। It does not enjoy the fundamental right which are enjoyed by the citizen, which was decided by the which was decided in the case of State Trading Corporation of India वर्सेस CTO। ठीक है, इस केस में इस केस को अगर कोर्ट करके आ जाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं वो कंपनी को नहीं मिलते, क्योंकि वो लीगल पर्सन है, सिटीजन नहीं है। आपको फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन होने के लिए मिलते हैं। Even if all the members of the company are citizens of India, the company does not become a citizen of India। मतलब ये कि जितने भी मेंबर हैं अगर इंडियन सिटीजन है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी इंडियन सिटीजन हो जाएगी। दो द कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन येट इट हैज़ द नेशनैलिटी। ठीक है, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस, मतलब ये कि इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, आउटसाइडर कंपनी रहती है ना बहुत सारी, उनके बारे में ये बता रहे हैं। द नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी अफेक्ट्स द प्लेस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये कि नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी इंडियन नेशनल की है तो उसका इनकॉर्पोरेशन अलग होगा, अमेरिकन नेशनल की कंपनी है तो उसका अलग होगा, या कहीं ऑस्ट्रेलियन है तो उसका अलग होगा हिसाब किताब। ठीक है, सिमिलरली द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। जिस स्टेट में या जिस कंट्री में बेसिकली कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है वो हो जाता है उसका डोमिसाइल। A company can have only one nationality and one domicile, but it can have separate residences. Residence is important for the point of view of taxation। अलग अलग जगहों पे आप लोगों ने कंपनीज खोल रखी है, तो जिस जगह पे वो खोल रखा है उन पे एप्लीकेबल जो लॉज होते हैं टैक्सेशन के उनको अप्लाई किया जाएगा। केस स्टडी की बात करें जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, हालांकि यही केस स्टडीज जो है वो ऊपर वाले के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि question number 1, during the war all of the members of a private company while in the general meeting were killed in a bomb, does the company cease to exist because all its member die? मैंने अभी ऊपर बताया था परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनीज में, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द मेंबर्स एंड द एग्जिस्टेंस इज नो वे अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इट्स ऑल मेंबर्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एम होल्ड ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन इन अ टिम्बर कंसर्न एंड इज ऑल्सो इट्स अ सब्सटेंशियल क्रेडिटर। He gets the money, he gets the company's timber insured in his own name. Unfortunately, the timber gets destroyed by the fire. M claims the reimbursement of the loss from the insurance company. Is the insurance company liable to reimburse? इसमें लिखा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कंपनी के नाम से इंश्योरेंस लेना था, लेकिन उसने अपने पर्सनल नेम से इंश्योरेंस लिया था, इसलिए लाइबल नहीं होगी। अ कंपनी इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स member, thus the company property is not the property of the member।
ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको रीड कर लीजिएगा। इसका हिंट मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज़ बीन पेड सैलरी फॉर सेवरल मंथ्स। ही सूड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम। क्या वो सक्सीड होगा? सक्सीड नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि आपको कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप डायरेक्टर के एम्प्लॉय तो हो नहीं, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको कंपनी के ऊपर केस करना चाहिए था, डायरेक्टर के ऊपर नहीं। तो ये सक्सीड नहीं होगा। X would not succeed since the managing director is an employee of the company and company is a separate legal entity from its member. The suit to recover the salary due from the company lies against the company and not against the मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसे कंपनी के ऊपर केस करना चाहिए था, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर नहीं करना था। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारी पहली वीडियो कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स की मैं वीडियो लेके आऊँगा जो एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट आपका 90 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ 75 प्लस आपको इस सीरीज से तो आराम से दिला सकते हैं हम लोग मार्क्स। ठीक है, सिर्फ आपको इन वीडियोस को बार बार देखना रहेगा ताकि आप लोग को चीज़ें याद हो जाएं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।